आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी क्लास 12 के यूपी बोर्ड के दोस्तों एक मॉडल पेपर को हल करने जा रहे हैं। यानी कि जो मॉडल पेपर है दोस्तों, इसको आज हम आपको हल कराएंगे हिंदी मीडियम में, और इसकी जो पीडीएफ है वो दोस्तों मैं आपको फ्री में दूंगा। यानी कि जो भी मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ उसका पीडीएफ हल सहित आपको फ्री में दिया जाएगा। उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए एक बार जान लेते हैं आपका जो बोर्ड का पेपर होता है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का, वो कैसे आता है। दोस्तों जो बोर्ड का पेपर होता है आपका साइकोलॉजी का, वो आता है 100 मार्क्स का। यानी कि इसमें कोई थ्योरी नहीं होता है, इसमें टोटल आपको लिखना ही होता है। तो आपका जो बोर्ड का पेपर होगा 100 नंबर का होगा। यानी कि 100 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक, उसमें 15 मिनट आपको जो होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि 10 इसमें एमसीक्यू रहेंगे। उसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं 90 मार्क्स के, वो सभी क्या रहेंगे, लिखने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक, तो आइए चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसे कि बताइए, आपको मैंने बताया प्रश्न 1 से लेकर 10 तक क्या होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यानी कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत करते हैं तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो पहला प्रश्न है हमारा मॉडल पेपर का, उसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर कुशल होने की योग्यता को कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, अभिक्षमता। ठीक, अभिक्षमता है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, युग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो युग के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं दोस्तों, वह है दोस्तों इस ऑप्शन नंबर का अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय आत्म नियंत्रण की अवधारणा पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर का आत्म सक्षमता। अगला प्रश्न है, कुंठा एवं द्वंद्व किस प्रकार के दबाव हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गा, मनोवैज्ञानिक। कुंठा और द्वंद्व हैं ये मनोवैज्ञानिक प्रकार के दबाव। अगला प्रश्न है हमारा, असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोगतिकी मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों का व्योम। ठीक, व्योम इसमें हमारा सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, माफ करिएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों का सिंग मंडक फायर्ड। मैंने इसमें गलत से ए वाले प्रश्न का उत्तर करा था, इसका हो जाएगा सिंग मंडक फायर्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिना किसी बाह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यक्त होने वाले प्रतिक्षण को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर का विभर्म। यानी कि जो विभर्म होता है ये हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का विभर्म। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको सही से दिख जाए। देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर भी हमारा विभर्म, इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकार वाले बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया करने में तथा दूसरे के साथ संप्रेषण स्थापित करने में काफी कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हमारा दोस्तों का स्वलीन विकार। यानी कि स्वलीन विकार वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है दोस्तों, उनको इस प्रकार के बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया करने में तथा दूसरों के साथ संप्रेषण करने स्थापित करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल होने का एक लक्ष्य हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों घ, उपरोक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें तीनों सही है। का खा गा इसमें दो तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह संचार का प्रमुख तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, ये सभी। यानी कि भूमिका, मानक, पद, ये सभी क्या है दोस्तों, समूह संचार के प्रमुख तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि हमारा एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यानी कि जो हमारे वेरी शॉर्ट शॉर्ट और जो लॉन्ग उत्तर होते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये देखते हैं जो हमारा लास्ट एमसीक्यू है वो क्या है। लास्ट एमसीक्यू है यानी कि 10th नंबर का एमसीक्यू है, अस्थायी होना, सदस्यों के सामने कोई मानक नहीं होना या एक समान लक्ष्य नहीं होना आदि निम्न में से किसकी विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों का भीड़। ठीक, ये क्या है, ये भीड़ की विशेषता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर का इस वाले में सही है। आइए अब देखते हैं अपने जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनको। अति लघुत्तरीय प्रश्न की जो शब्द सीमा होती है 25 शब्दों की होती है। यानी कि आपको 25 शब्दों में लिखना होता है ये प्रश्न का उत्तर। अति लघुत्तरीय को इंग्लिश में बोलते हैं वेरी शॉर्ट। और ये जो प्रश्न है प्रत्येक 4 अंक, प्रत्येक प्रश्न हल करने पे आपको 4 अंक मिलेंगे। यानी कि 4 अंक के एक प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संवेगात्मक
बुद्धि से आप क्या समझते हैं? संवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, स्वयं और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और उनका प्रबंधन करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। ठीक दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसकी विशेषता पूछ रहा है, तो विशेषता हो जाएगी दोस्तों संवेग के प्रति संवेदनशील होना। दूसरी विशेषता अपने संवेगों को सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्त इसकी क्या हो गई, दो विशेषताएं हो गई। पहले आप इसका डिफिनीशन लिख देंगे, संवेगा संवेगात्मक बुद्धि क्या है, उसके बाद इसकी क्या करेंगे आप, दो विशेषताएं लिख देंगे। तो दोस्तों इसमें आपको क्या होगा, 4 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें दो दो मार्क्स का डिवीजन है ना, अगर आप आधा लिखेंगे तो 2 मिलेगा, अगर पूरा लिखेंगे तो आपको 4 अंक मिलेगा। जो इसकी पीडीएफ है मैं आपको फ्री में दे दूंगा। अभी यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सॉल्व करा रहा हूँ। अगर मैं जब आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप उसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। उसे पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि लब्धि यानी कि जिसको हम आईक्यू कहते हैं, क्या है, यानी कि आईक्यू क्या है? यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। दोस्तों जो बुद्धि लब्धि होती है पहले इसे हम समझाएंगे। तो जानिए पहले बुद्धि लब्धि क्या होती है दोस्तों। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होता है। यानी कि जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होती है, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होता है। यानी कि आईक्यू बराबर MA/CA इक्वल टू 1 इन्फिनिटी। ठीक, तो इसको मैं आपको अच्छे से इसका फॉर्मूला दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ में, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपकी पीडीएफ है इस वीडियो की, आप उसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आपको वहाँ पर क्या होगा, एक हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक करेंगे और उस व्हाट्सएप चैनल पे जाएंगे तो आपको जो हमारा ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ का जो मतलब फ्री पीडीएफ सोल्यूशन है, यानी कि इस पीडीएफ की फ्री सोल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि इस मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है विद क्या विद इसके हलों के साथ, यानी कि विद इसके सोल्यूशन के साथ, उसे आप हमारे चैनल पे जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिएगा और इस पीडीएफ के जो मतलब सोल्यूशन है उसको डाउनलोड करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं? ये 4 मार्क्स का प्रश्न है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवन की चुनौतियों के लिए प्रभावी संयम प्रबंधन, सकारात्मक सोच, मुखरता यानी कि असर्टिवनेस और तर्कसंगत चिंतन जैसे कौशल आवश्यक है। यानी कि जीवन की चुनौतियों के लिए हमें क्या करना होगा, प्रभावी संयम प्रबंधन करना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी, मुखरता रखनी होगी और तर्कसंगत चिंतन जैसे कौशल हमें रखने होंगे। यानी कि ये सब क्या है, ये सब कौशल जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। अब आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, मन चिकित्सक क्या है? ठीक, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के नाम से लिखिए। तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के नाम लिखने हैं और हमें बताना है कि मन चिकित्सा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर आइए बताता हूँ मैं आपको। मन चिकित्सा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से मानसिक विकारों का उपचार किया जाता है। और वैकल्पिक चिकित्सा में हो जाएगा दोस्तों रोग और ध्यान। ठीक, योग और अध्ययन, माफ करिएगा, योग और ध्यान होगा, योग और अध्ययन बोलते मैंने, योग और ध्यान हो जाएगा दोस्तों वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के नाम। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति किसे कहते हैं? अभिवृत्ति के कौन कौन से घटक होते हैं? ठीक, पहले आपको बताना है अभिवृत्ति किसे कहते हैं, जिसको हम अभिवृत्ति बोलते हैं, उसके हमें फिर घटक को बताना है। यानी कि पहले अभिवृत्ति किसे कहते हैं इसे बताना है, डिफाइन करना है अभिवृत्ति को, फिर उसके घटक को हमें बताना है। ये प्रश्न दो 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 अंक में डिवाइड है, यानी कि अगर आप आधा प्रश्न करेंगे 2 मार्क्स मिलेगा, पूरा करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं। 25 प्रश्न में पूछा गया है, 25 प्रश्नों में इसका उत्तर बता रहा हूँ। 25 शब्दों से ज़्यादा उत्तर नहीं बता रहा हूँ। अगर आप 25 शब्दों से ज़्यादा लिख के आएंगे तो मतलब आप टाइम वेस्ट करेंगे। 25 से ज़्यादा आप 30 शब्दों में लिख दीजिए, 32, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। 25 पूछ रहा है तो आप 32 तक लिख सकते हैं, 32-35 तक। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप सही प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो पेपर है इसमें आपको कोई भी थ्योरी नहीं है, या मतलब कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें आपको पूरा 100 नंबर का क्या करना है, लिख कर ही आना है। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूँ आपसे, आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, जितना आपका शब्द सीमा है उसी शब्द सीमा के अंदर लिखिए, फालतू का टाइम मस्ट वेस्ट करिए। अगला प्रश्न जो हमारा है इसका हम उत्तर बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी कि 15वें क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों,
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के क्लास 12 के जो हमारा यूपी बोर्ड है उसके दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के अपने यूपी बोर्ड के दोस्तों एक मॉडल पेपर को हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो मॉडल पेपर है इसमें आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे और 90 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें टोटल 100 नंबर का ये जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 10 एमसीक्यू कराए जाएंगे और 90 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो आइए बिना समय व्यर्थ करते हुए चालू करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर को, मॉडल पेपर को। जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों बहुविकल्पीय का, वह यह है दोस्तों। प्रश्न नंबर जो दोस्तों हमारा प्रथम है उसमें बोला जा रहा है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर कुशल होने की योग्यता को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर का अभिक्षमता। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर का अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। ये क्या है? युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सप्रत्यय आत्मनियंत्रण की अवधारणा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों का आत्म सक्षमता। ठीक, आत्म सक्षमता जो है ये सप्रत्यय आत्मनियंत्रण की अवधारणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, कुंठा एवं दंड किस प्रकार के दबाव हैं? तो कुंठा एवं दंड मनोवैज्ञानिक दबाव है। तो ऑप्शन नंबर का इसमें हमारा मनोवैज्ञानिक दबाव ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोगतिक मंडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों का
सिगमंड फायर्ड। तो ऑप्शन नंबर का सिगमंड फायर्ड इसमें हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिना किसी बाह्य उद्दीपक उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यक्त होने वाले प्रत्यक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों खा, भ्रम, विभर्म। विभर्म इसमें क्या है दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर खा हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस विकार वाले बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया करने में तथा दूसरों के साथ संप्रेषण स्थापित करने में काफी कठिनाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वालीन विकार, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल होने का एक लक्ष्य हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह संचार का प्रमुख तत्व है इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों घ है ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ग इसमें सभी सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर घ ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी होना, सदस्यों के सामने कोई मानक नहीं होना, एक सामान्य लक्ष्य नहीं होना आदि निम्न में से किसकी विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर का भीड़, यानी कि ये सभी क्या है, भीड़ की विशेषताएं, तो ऑप्शन नंबर का सही है। बाबा ये देखते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न को, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दो हैं, इनकी शब्द सीमा होती है 25, यानी कि इनको को 25 शब्दों में लिखना होगा। 25 शब्दों से ज़्यादा इनको ना लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा 25 पूछ कहा गया है तो 30 लिख दीजिए, 32 लिख दीजिए। 30-32 से ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आप अपने प्रश्नों को पूरा नहीं हल कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11th है वेरी शॉर्ट का, प्रथम क्वेश्चन सर जब टिका हुआ है, यह है दोस्तों, इस संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? संवेगी रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का है, ठीक। इसमें पहले आपको संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं इसको बताना है, कि संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा बतानी है। उसके बाद संवेगित रूप में बुद्धिमान व्यक्ति की दो विशेषताएं लिखनी है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के हल को। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वीडियो है इसकी वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री में दी जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पर जो इसका प्रश्न का उत्तर है बोल के करा रहा हूँ हल, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको पढ़ के हल करना चाहते हैं, पढ़ के समझना चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो में दिए गए एक चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो करने पे मिलेगी। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है आप उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको जिस वीडियो की पीडीएफ है वो फ्री में दी जाएगी विद सोल्यूशन, यानी कि आप इस वीडियो के सोल्यूशन के साथ हिंदी मीडियम में इसकी पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको इस जो वीडियो की मतलब पीडीएफ है उसको फ्री में दिया जाएगा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को। तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, अपने और दूसरों के संवेगों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि है, ठीक। ये हो गया आपका आधा आंसर, ठीक। अब आधा आधा आपको और लिखना है कि संवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की दो विशेषताएं लिखिए, यानी कि इसमें आपको संवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की दो विशेषताएं लिखनी है। तो आप आधा अगर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डिवाइड है ना, 2+2 यानी कि 4। आधा लिखेंगे तो 2, आधा लिखेंगे तो और 2, मतलब पूरा लिखेंगे तो और 2 मिल जाएगा आपको, यानी कि पूरा लिखने पर 4 मार्क्स है और आधा लिखने पर 2 मार्क्स है। तो आइए देखते हैं इसका आधा और आंसर जो बचा हुआ है। इसका अगला आंसर हो जाएगा संवेगी रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं, वह प्रथम है विशेषता यह है, संवेगों की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालना और जीवन में उच्च स्तरीय संयोजन बनाए रखना। तो दोस्त दो विशेषताएं होंगी ये संवेगी रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की दो विशेषताएं। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कि बुद्धि लब्धि, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आईक्यू, तो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू क्या है, हमें इसमें आईक्यू की डिफिनेशन बतानी है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सुनने में तकलीफ हो रही है, आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि मैं आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फ्री में देता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में पढ़ाए जाते हैं और पीडीएफ फ्री में दी जाती है। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूँ। मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि उनके पास तो पूरी टीम रहती है, वीडियो बनाएंगे, कोई और एडिट करेगा, कोई और डालेगा, कोई और, ठीक।
हम सबको क्या करना पड़ता है, हम सबको खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही डालना पड़ता है, सब काम खुद करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ आप हम सबको सपोर्ट करिए, हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं बुद्धि लब्धि क्या है, पहले इसको जानते हैं। देखिए वो दोस्तों, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होती है। मानसिक आयु को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, CA, ठीक। मानसिक आयु को बोलते हैं दोस्तों हम यम ए, माफ करिएगा, मानसिक आयु को हम बोलते हैं दोस्तों यम ए, ठीक। और हम वास्तविक आयु को क्या बोलते हैं, CA मतलब करंट एज, और हमारा जो एक्चुअल है, और जो हमारा यम ए है उसका यम ए का मतलब होता है हमारा मेंटल एज। यानी कि जो मानसिक आयु की यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, मानसिक आयु यानी कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो इसको मुझे हल भी करना पड़ेगा। तो मैं पहले मानसिक आयु यानी कि जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, आईक्यू निकालेगा, पहले फार्मूला जान लीजिए। आईक्यू का फार्मूला होता है यम ए अपान CA, ठीक, इंटू वन इन्फिनिटी, ठीक। तो इसको हम इंटू वन इन्फिनिटी यहाँ पर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप एम ए की जगह कितना लिखेंगे, एम ए की जगह आपका कितना दिया गया है, मानसिक आयु कितना है 12 वर्ष, अब यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक। 12 के बाद आपकी जो उसकी वास्तविक आय है, वास्तविक आय है 10, तो आप यहाँ पर करेंगे 10, ठीक। एक बार मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक। देख लीजिए, अब यहाँ पर 10 लिखेंगे आप नीचे, क्योंकि मैंने यम में क्या था हमारा जो 12 वर्ष था उसको मैंने लिख दिया। उसके अलावा जो हमारा CA यानी कि वास्तविक आयु है हमारा 10 वर्ष, उसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसको मैं हल करता हूँ। अभी इसमें और लिखना है मुझे ना, क्या लिखना है अभी इसमें, मुझे लिखना है इसको इंटू वन इन्फिनिटी, ठीक। तो इसमें हम लिखेंगे इंटू वन इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी लगा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों वन, हाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1.12, ठीक। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। इन्फिनिटी नहीं दोस्तों, वहाँ पे यहाँ पर शो रहेगा, ठीक, यहाँ पर भी शो रहेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 120 यानी कि 120। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 120। यदि किसी की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो हमारा इसमें आंसर आएगा 120। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने गलती से बोल दिया था इन्फिनिटी। देखिए लिखना होगा आपको यम ए अपान CA इंटू 100, ठीक। यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यम में लिखेंगे 12 और CA लिखेंगे 10, गुणे आप 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 120। तो जो इसकी बुद्धि लब्धि होगी ये हो जाएगी 120। तो इसका अलग उत्तर हो जाएगा 120। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगले प्रश्न यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हमारा, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कौन से कौशल आवश्यक हैं। यानी कि जो जीवन की चुनौतियां होती है, अगर उन्हें हमें सामना करना है उन चुनौतियों का, तो उसके लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के देता हूँ। देखिए, इसके लिए प्रभावी संयम यानी कि आपके अंदर संयम होना चाहिए, और समय प्रबंधन होना चाहिए, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मुखरता जैसे कौशल होने चाहिए। यानी कि जीवन में जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी संयम, प्रभावी समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मुखरता जैसे कौशलों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मन मन से चिकित्सा क्या है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं इसको मानसिक चिकित्सा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मानसिक रोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके जैसे कि बातचीत से ठीक करने की प्रक्रिया मन चिकित्सा है। वैकल्पिक तो चिकित्सा योग यानी कि योगा और अध्ययन अरे योगा और ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन और विपाशन, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है दोस्तों हमारी वैकल्पिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है हमारा, आवृत्ति किसे कहते हैं और आवृत्ति के कौन कौन से घटक होते हैं। तो आइए इसके भी प्रश्न को हम देख लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो बताइए आपको किस चीज़ पे और वीडियो चाहिए, मैं आपको उसको ही वीडियो बना कर दूंगा, अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो। मेरा अगला प्रश्न मतलब इस पेपर का जो अगला प्रश्न है वह यह है कि
अभिवृत्ति किसे कहते हैं, वृत्ति के कौन कौन से घटक हैं। पहले इसमें हमें अभिवृत्ति को बताना होगा, उसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, और जब हम इसके घटक बताएंगे तो उसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे इसमें। जैसा कि पता है आधा प्रश्न हल करेंगे तो 2 मार्क्स, पूरा करेंगे तो 4 मार्क्स। तो आइए चलते हैं, पहले जानते हैं अभिवृत्ति किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारे विचारों और व्यवहारों की पूर्व प्रवृत्ति अभिवृत्ति है। यानी कि किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति जो हमारे पूर्व विचार या व्यवहार होते हैं उसे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिवृत्ति। दोस्तों इसके घटक हैं संवेगात्मकता यानी कि इफेक्टिव, और व्यवहारात्मकता और संज्ञात्मकता। ठीक, यानी कि संवेगात्मकता, व्यवहारात्मकता और संज्ञानात्मकता, ये सब संज्ञानात्मक, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब हमारे हैं दोस्तों जो अभिवृत्ति है, या जिसको हम इंग्लिश में एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसके घटक। तो इसके घटक 3 हैं। ठीक, आप याद रखिएगा। फिर से मैं बताता हूँ आपको, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक, ये सब क्या है दोस्तों, हमारे जो आवृत्ति है उसके 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है, समूह ध्रुवीकरण या यौन सामाजिक स्वरचार किसे कहते हैं। तो समूह ध्रुवीकरण और सामाजिक स्वरचार, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। समूह समूह ध्रुवीकरण को पहले जानते हैं। समूह में चर्चा के बाद सदस्यों का और अधिक चरम निर्णय लेना, यानी कि जब समूह में चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं, उस चर्चा करने के बाद सदस्यों का जो निर्णय आता है और अधिक चरम रूप में आता है, यानी कि और अधिक एक्सट्रीम निर्णय आता है। और दोस्तों वहीं पर हम सामाजिक स्वचार किसे कहते हैं, इसे भी जान लीजिए। सामाजिक स्वचार स्वराचार इसको हम दोस्तों जान सकते हैं, समूह में कम काम करते समय किस व्यक्ति का कम प्रयास करना क्योंकि जिम्मेदारी बंट जाती है, इसे हम बोलते हैं सामाजिक स्वराचार। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा, अब यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होगा, यानी कि हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चालू होंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चालू होंगे। और आपको पता ही है जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना होता है और 6 अंक के ये प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, सृजनात्मकता क्या है, परिभाषित कीजिए, तथा सृजनात्मकता और बुद्धि का संबंध क्या है। तो पहले मैंने इसमें हमें बताना है सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता की सीधी सीधी परिभाषा हो जाएगी, सृजनात्मकता का अर्थ है कुछ नया और उपयोगी उत्पन्न करना। ठीक, यानी कि सृजनात्मकता का अर्थ है कुछ नया बनाना और उपयोगी बनाना। ये तो हो गई सृजनात्मकता क्या है। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है, इसको परिभाषित कीजिए तथा सृजनात्मकता और बुद्धि का संबंध क्या है इसको बताइए। तो देखिए, तो बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच सकारात्मक संबंध होता है, लेकिन एक निश्चित स्तर की बुद्धि के बाद बुद्धि बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ना अनिवार्य नहीं है। यानी कि जो हमारी बुद्धि और सृजनात्मकता है, इसमें हमसे संबंध पूछा जा रहा है, तो संबंध में बताएंगे सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या होती है, सकारात्मक संबंध होता है। लेकिन दोस्तों एक निश्चित अवधि के बाद क्या होता है, एक निश्चित स्तर की बाद बुद्धि बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ना अनिवार्य नहीं है। सृजनात्मकता व्यक्ति के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, पर हर बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक हो यह जरूरी नहीं है। यानी कि जो सृजनात्मक व्यक्ति है वो होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, लेकिन जो हर बुद्धिमान व्यक्ति है वो जरूरी नहीं है कि क्या है, सृजनात्मक हो यानी कि क्रिएटिव हो। ठीक, मतलब आदमी क्या है, बुद्धिमान होने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब हर बुद्धिमान व्यक्ति जरूरी नहीं है क्रिएटिव हो, लेकिन क्रिएटिव होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। ठीक, ये प्रश्न, ये इसका उत्तर था। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व से क्या आशय है। व्यक्तित्व मापन विधियों में प्रक्षेपी तकनीकी रोज रोजमर्रा Rosham रोषामशलिच्य परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तित्व से क्या आशय है, पहले इसे आप जानिए, फिर हम रोषामशलिच्य जो परीक्षण है इसको आपको बताएंगे ये क्या होता है।
देखिए दोस्तों, जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन गुणों का संगठन है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ठीक, व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति के गुणों का वह संगठन जो उसे अन्य व्यक्ति से क्या करता है, अलग बनाता है या डिफरेंट बनाता है। व्यक्तित्व अब इसमें बता रहा है हमें व्यक्तित्व मापने की विधियों में प्रक्षेपी तकनीक रोषामश्लिच परीक्षण का वर्णन कीजिए। अब इसको हमें बताना है दोस्तों। इसमें यहाँ देखिए रोषा परीक्षण क्या है। इसमें दोस्तों 10 स्याही के धब्बों वाले कार्डों का उपयोग होता है। व्यक्ति को धब्बे में जो दिखता है उसकी व्याख्या के आधार पर उसके अचेतन मन और व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। तो ये था आपका रोषामश्लिच परीक्षण। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार के नाम और उनके लक्षण लिखिए। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसाद, यानी कि जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार और उनके लक्षण है उसमें पहला हमारा मनोवैज्ञानिक विकार है अवसाद। दोस्तों अवसाद का जो लक्षण है वो है ऊर्जा की कमी, उदासी और रुचि न लेना। अगला हमारा मनोवैज्ञानिक विकार है चिंता, और दोस्तों जो चिंता का लक्षण है वो है घबराहट, थकावट, धड़कन बढ़ना और डर। अगला हमारा जो मनोवैज्ञानिक विकार है वह है दोस्तों भयभीत, जिसे हम बोलते हैं फोबिया। ठीक, फोबिया का दोस्तों विशेषता है या लक्षण है किसी विशेष वस्तु या स्थिति से अधिक डरना, यानी कि किसी विशेष वस्तु या स्थिति से जब हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं तो क्या होता है वो हमारा फोबिया होता है, या हम उसको बोलते हैं भयभीति। जैसे कि किसी को क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक, पानी से डरता है। ऐसे ही अलग अलग फोबिया होते हैं लोगों को, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई हवा से डरता है। ठीक, तो सब क्या है, फोबिया है, यानी क्या किसी वस्तु या किसी स्थिति से अत्यधिक डरना ही क्या होता है, फोबिया होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भयभीति। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविचलित वर्ण क्रम तथा अन्य मनोविचलित विकार का वर्णन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, पहले हम जानते हैं दोस्तों कि मनोविचलित क्या है। दोस्तों मनोविचलता एक गंभीर विकार है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। यानी कि जो मनोविचलितता होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मनोविचलितता में जो आदमी है वो एक गंभीर विकार से ग्रसित होता है और इसमें व्यक्ति का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। इसके लक्षणों में दोस्तों विभ्रम, यानी कि दोस्तों इसमें आदमी क्या होता है, विभ्रम में होता है। इसके लक्षण है दोस्तों मनोविकलता के विभ्रम, विहोम, और विहोम मतलब दोस्तों डिल्यूजन, और असंगठित विचार शामिल है। यह दोस्तों मनोविक्षित विकार की श्रेणी में आता है जहां व्यक्ति के संवेग और व्यवहार पूरी तरह विघटित हो जाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त दो तकनीकों के उपयोग की चर्चा व वर्णन कीजिए। अब व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त दो तकनीकों के उपयोग और उनकी जो हमें क्या करनी है दोस्तों, उसकी चिकित्सा में प्रयोग होने वाले दोस्तों दो हम तकनीकों को हमें क्या करना है, बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहार व्यवस्थित विसंवेदीकरण, यानी कि दोस्तों व्यवस्थित संवेदीकरण क्या होता है दोस्तों, इसमें फोबिया दूर करने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे डर वाली स्थितियों का सामना कराया जाता है। अगला है दोस्तों व्यवहार चिकित्सा की दो तकनीकों में से पहले हमने जान लिया ना व्यवस्थित संवेदीकरण। उसके अलावा दोस्तों अगला है प्रबलन। ठीक, प्रबलन में क्या होता है दोस्तों, अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देकर उस व्यवहार को प्रोत्साहित करना। तो हमारी हो गई व्यवहार चिकित्सा की दो तकनीकें। पहली तकनीक हो गई दोस्तों व्यवस्थित विसंवेदीकरण, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, व्यवस्थित विसंवेदीकरण में फोबिया दूर करने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे डर वाली स्थितियों का सामना कराया जाता है। और अगला था हमारा प्रबलन। प्रबलन में क्या होता है, इसमें अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देकर उसे उस व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, समूह से आप क्या समझते हैं, समूह निर्णय की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों आइए बताते हैं आपको समूह क्या है और समूह निर्णय की अवस्थाओं के बारे में। दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो के पीडीएफ को जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे डाउनलोड कर लीजिए और इस हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। तो दोस्तों समूह से आप क्या समझते हैं, इसका साफ साफ उत्तर हो जाएगा दोस्तों, समूह दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एक दूसरों को प्रभावित करते हैं समूह बनाते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोस्तों, वो मिलकर क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं। तो ये हो गया समूह की परिभाषा, यानी कि समूह से आप क्या समझते हैं। समूह निर्णय की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अब समूह निर्णय बताना है, समूह निर्णय की अवस्थाएं बताना है। अब दोस्तों समूह निर्णय की जो अवस्थाएं हैं, प्रथम है निर्णय।
दूसरा है दोस्तों द्वंद्व, तीसरा है मानक निर्धारण, और चौथा है निष्पादन, और पांचवा है समापन। ठीक, ये दोस्तों क्या है, हमारे हमारे समूह निर्णय के पांच क्या है, अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था है हमारा दोस्तों निर्माण, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है मानक निर्धारण, चौथा है निष्पादन, पांचवा है समापन। ये दोस्तों पांच हमारी अवस्थाएं थी समूह निर्माण की। ठीक, निर्णय में बोला था, गलती हो गई मुझसे, माफ करिएगा। समूह निर्माण की हमारी दोस्तों क्या थी, पांच विशेषताएं थी दोस्तों, अवस्थाएं थी। दोस्तों इन सभी को आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर को आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके। तो दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अपने हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हमारा दोस्तों, वो हमारा 10 नंबर का होगा एक प्रश्न। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आपको एक प्रश्न में दो ऑप्शन रहेंगे। आप चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन करिए, चाहिए तो ये वाला, मतलब जो आपको आ रहा हो अथवा करके रहेगा। जो भी आपको आए वो प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा, यानी कि दो ऑप्शन रहेंगे एक प्रश्न में। जो भी अच्छा लगे उनमें से आपको दो में से एक करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 200 अंक दिए जाएंगे। और दोस्तों ये शब्द जो आंसर होंगे आपको वो 250 शब्दों में लिखने होंगे, यानी कि 250 शब्दों में। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आत्म क्या है, आत्म की अवधारणा का वर्णन कीजिए और तथा आत्म के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो आत्म है इसे हमें बताना है, आत्म क्या होता है, आत्म की अवधारणा आत्म आत्म की जो अवधारणा है दोस्तों इसका वर्णन करना है, और आत्म के विभिन्न प्रकारों का भी हमें क्या करना है, उदाहरण सहित वर्णन करना है, उदाहरण सहित उसे स्पष्ट करना है। और दोस्तों ये प्रश्न तीन खंड में डिवाइड है। पहला इसमें आत्म क्या है, अगर आप इसको सिर्फ बताते हैं तो 2 नंबर पाएंगे। आत्म की अवधारणा का अगर आप वर्णन करेंगे तो आप फिर 2 नंबर 3 नंबर पाएंगे। उसके अलावा आत्म के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित बताएंगे तो आप 5 नंबर पाएंगे। यानी कि टोटल मिलाकर आपको इस क्वेश्चन में 10 अंक दिए जाएंगे। यानी कि ये प्रश्न जो है ये 10 अंक का है। अगर आप इसको सॉल्व करके 10 अंक पाते हैं, और जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही अंक पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले आत्म क्या है। दोस्तों आत्म का अर्थ है अपनी क्षमताओं और पहचान के बारे में हमारी समझ, यानी कि जो हमारी क्षमताएं और हमारी जो पहचान होती है उसके बारे में जो हमारी समझ होती है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं आत्म। तो यहाँ पर आपका आत्म क्या है कंप्लीट हो गया। अब आत्म की अवधारणा का वर्णन कीजिए। आत्म की अवधारणा बतानी है दोस्तों। दोस्तों अवधारणा इसमें आत्मसम्मान और आत्म सक्षमता शामिल है, यानी कि आत्म की अवधारणा में इसमें आत्मसम्मान और आत्म सक्षमता शामिल है। अब दोस्तों आत्म की अवधारणा भी हमने पढ़ लिया। अब आइए जानते हैं दोस्तों हम किसके बारे में। आइए अब हम जानते हैं दोस्तों आत्म के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन या उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करते हैं, आत्म के विभिन्न प्रकारों को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का संप्रत्यय और उपागम। ठीक, यानी कि मतलब माफ करिएगा, तो इसका प्रकार हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार हो जाएगा। जो आत्म की अवधारणा के विभिन्न प्रकार हैं दोस्तों, इसका पहला हो जाएगा प्रकार व्यक्तिगत आत्म, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान जैसे कि नाम और गुण से जुड़ा है, ये क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिगत आत्म होता है। तो पहला आत्म हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत आत्म। व्यक्तिगत आत्म मतलब जो व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान जैसे नाम और गुण से जुड़ा है। अगला है दोस्तों हमारा सामाजिक आत्म। तो सामाजिक आत्म क्या है दोस्तों, जो दूसरों के साथ संबंधों जैसे माता पिता या छात्र से जुड़ा है। तो दोस्तों जो दूसरों के साथ संबंधों से जुड़ा होता है उसे हम सामाजिक आत्म कहते हैं। जो व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा होता है उसे हम व्यक्तिगत आत्म कहते हैं। तो दोस्तों ये आत्म के विभिन्न प्रकार थे और जिसे हमने उदाहरण से समझा दिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा वाले क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको अथवा वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक, आपको जब पेपर में आए कोई भी प्रश्न तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो करिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कराना दोनों है, क्योंकि पेपर में दोनों पूछा गया तो दोनों कराऊँ मैं। मेरा ये मतलब हक बनता है या मेरा ये अधिकार है कि आपको सही से मैं क्या करूं, प्रश्नों को हल करवाऊं, या मेरा दायित्व है जो भी आप समझे, इसलिए मैं इसको भी आपको हल करवा रहा हूं, इसका भी प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, अगर आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न आता है तो एक ही आप करिएगा। अगर दोनों में दोनों प्रश्न आ रहा है तो सबसे अच्छा जो प्रश्न आ रहा है, यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर आप सबसे अच्छे से लिख लेंगे उसको करिएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों आ रहा है तो आप दोनों करके चले जाइए। ठीक, एक ही करना है आपको, चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए, जो अच्छे से आए उसी को करिएगा, दोनों नहीं करना, सिर्फ एक करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर दोनों इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको मतलब प्रश्नों का उत्तर पता चल जाए। ठीक, कोई बच्चा इसे करेगा, कोई बच्चा इस प्रश्न को करेगा, तो मुझे बताना तो दोनों पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, सभी तो एक ही नहीं पता होगा ना, सभी को जरूरी नहीं है कि यही वाला पता हो। किसी को हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो ये वो ये वाला करके आएगा, किसी को इसका पता होगा तो वो ये वाला करके आएगा। इसलिए मुझे दोनों प्रश्न के उत्तर बताने हैं। तो आइए देखते हैं इसके भी उत्तर को थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं जल्दी से। दोस्तों ये प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व के
संप्रत्यय से क्या तात्पर्य है, व्यक्तित्व के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के व्यवहार की विशिष्ट शैली, यानी कि व्यक्तित्व का संप्रत्यय क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की विशिष्ट शैली है। व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व है व्यक्ति के व्यवहार की विशिष्ट शैली। और दोस्तों जो इसके उपागम है, यानी कि जो इसके उपागम पूछा है, प्रमुख उपागम है दोस्तों इसके प्रारूप उपागम, यानी कि व्यक्ति को निश्चित श्रेणियों जैसे कि अंतर्मुखों में बांटना, और विशेषक उपागम यानी कि व्यक्तित्व को विशिष्ट गुणों जैसे कि ईमानदारी के आधार पर देखना। और होता अगला है जो हमारा थर्ड है मनोगतिक उपागम। मनोगतिक उपागम में अचेतन मन और संघर्षों पर आधारित, ठीक, इस यह उपागम है, ये फायर द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा मानववादी उपागम। यह है दोस्तों आत्मसिद्धि और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित। ठीक, ये हमारे चार उपागम हो गए। मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बोल के बताया वही आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है, दबाव से आप क्या समझते हैं? दबाव के प्रकार के नाम लिखिए और स्रोत की व्याख्या कीजिए। दोस्तों दबाव का अर्थ है दोस्तों, दबाव परिमाण की मांगों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। दोस्तों दबाव के इसमें हमसे प्रकार के नाम लिखने को बोल रहा है, उसका नाम पहले मैं आपको बताता हूँ। दबाव के प्रकार है दोस्तों भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक, यानी कि तीन प्रकार के दबाव हैं, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। और दबाव क्या है दोस्तों? दबाव मैंने बताया आपको ना, दबाव परिमाण की मांगों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। अब दोस्तों इसके नाम हमने बता दिए, यानी कि इसके प्रकार के नाम बता दिए। अब ये दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है स्रोत की व्याख्या कीजिए, यानी कि दबाव के जो स्रोत होते हैं उसकी हमें व्याख्या करने को बोल रहा है। तो आइए दोस्तों दबाव के स्रोत को भी हम जान लेते हैं। दबाव के स्रोत होते हैं दोस्तों जीवन की घटनाएं, जैसे कि विवाह या नौकरी जाना। ठीक, अगला है दोस्तों दबाव हमारा दूसरा रोजमर्रा की परेशानी, जैसे छोटी छोटी समस्याएं और ट्रैफिक। अगला है हमारा दोस्तों अभिधाजक घटनाएं, यानी कि दोस्तों भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाएं। तो दोस्तों ये हमारे हो गए दबाव के स्वरूप, अरे मतलब दबाव के स्रोत। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक दबाव से आप क्या समझते हैं, या मनोवैज्ञानिक दबाव से क्या आशय है? मनोवैज्ञानिक प्रकारों पर दबाव के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो दबाव हम अपने मन के अंदर महसूस करते हैं वह मनोवैज्ञानिक दबाव है। तो मनोवैज्ञानिक दबाव क्या है? जो दबाव हम अपने मन के अंदर महसूस करते हैं वह है हमारा मनोवैज्ञानिक दबाव। अब इसमें हमें बताना है मनोवैज्ञानिक प्रकारों पर दबाव के प्रभाव की व्याख्या। ठीक, अब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐसे हम जानेंगे प्रभाव संज्ञात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक और शारीरिक। संज्ञात्मक दोस्तों होगा निर्णय लेने में कठिनाई और याददाश्त कम होना। और संवेगात्मक होगा दोस्तों चिड़चिड़ापन और घबराहट। संज्ञात्मक और संवेगात्मक में आप अंतर जानिए। संज्ञात्मक में क्या होता है दोस्तों? निर्णय लेने में कठिनाई और याददाश्त कम होना। लेकिन दोस्तों संवेगात्मक में होता है चिड़चिड़ापन और घबराहट। दोनों शब्द का उच्चारण सेम सेम है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत हो रहिएगा, दोनों अलग चीजें हैं। अगला है दोस्तों हमारा व्यवहारात्मक, इसमें खान पान में बदलाव और नींद ना आना। अगला है दोस्तों शारीरिक, यानी कि रक्तचाप बढ़ना और बीमारियां। तो दोस्तों ये क्या थे हमारे मनोवैज्ञानिक प्रकारों पर दबाव के प्रभाव की व्याख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आवृत्ति निर्माण से आप क्या समझते हैं? आवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया कौन कौन सी है? नाम लिखिए और आवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो आवृत्ति निर्माण है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप इसको पढ़ के जाइएगा। आवृत्ति निर्माण, इससे प्रश्न जरूर आएंगे, एमसीक्यू भी इससे आएगा, शॉर्ट भी आएगा और एक लॉन्ग भी क्वेश्चन आपको इससे पूछा जा सकता है। यानी कि आप जानेंगे, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा भी, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आवृत्ति निर्माण है, एप्टीट्यूड है, ये कहा दोस्तों एप्टीट्यूड मेकिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होंगे देखने को मिलेंगे। अगर आप 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पहले ही याद करके जाना चाहते हैं तो आप इस प्रश्न को याद कर लीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका जो प्रश्न होगा ये अच्छे से उत्तर इसका तैयार हो जाएगा। तो आवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया और कारक मैं आपको बता रहा हूँ। आवृत्ति क्या है दोस्तों? आवृत्ति सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि आवृत्ति सीखना एक क्रमिक क्या है? प्रक्रिया है दोस्तों। अब जो इसकी प्रक्रिया है आवृत्ति निर्माण की, इसको जान लीजिए। इसकी प्रक्रिया है दोस्तों साहचर्य द्वारा सीखना, पुरस्कार और दंड और अवलोकन, यानी कि दूसरों को देखकर सीखना। अगला दोस्तों जो इसका है आवृत्ति निर्माण के कारक दोस्तों, आवृत्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं: परिवार, स्कूल, मीडिया, व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक वातावरण। ये सब क्या करते हैं दोस्तों? हमारे आवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया के
कारक हैं, यानी कि इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार, स्कूल, मीडिया, व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक वातावरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्वाग्रह से है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, इसके कारण क्या है, पूर्वाग्रह नियंत्रण की युक्तियां समझाइए। तो दोस्तों पूर्वाग्रह क्या होता है दोस्तों, पूर्वाग्रह किसी के प्रति बिना सोचे समझे बनाई गई नकारात्मक राय पूर्वाग्रह है। ठीक, यानी कि बिना किसी के प्रति हम सोचे समझे जो अपनी एक नकारात्मक राय बना लेते हैं, उसी को पूर्वाग्रह बोलते हैं। इसके क्या कारण है दोस्तों, इसको हम बताते हैं आपको, मैंने इसको हल करवा दिया। अब इसके कारण है दोस्तों, इसके कारण है दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणाएं, समूह के बीच प्रतिस्पर्धा और पालन पोषण, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं, जो समूह के प्रति क्या होता है हमारा दोस्तों, धारणाएं होती हैं, या समूह के बीच जो हमारी प्रतिस्पर्धा होती है, और दोस्तों जो हमारा पालन पोषण होता है, वो सब क्या है दोस्तों, वो सब इसके कारण है, पूर्वाग्रह के कारण है। अगला और पूर्वाग्रह नियंत्रण की जो युक्तियां हैं वो इस प्रकार है दोस्तों, नियंत्रण की युक्तियां, समूह के बीच सीधा संपर्क बढ़ाना और शिक्षा और जानकारी द्वारा रूढ़ियों को तोड़ना, समान लक्ष्यों के लिए मिलजुल कर काम करना। दोस्तों ये थे आपके पूर्वाग्रह नियंत्रण की कुछ युक्तियां। इसी के साथ दोस्तों जो आपका मॉडल पेपर था ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर हिट करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको, तो आप हमारे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ को विद सॉल्यूशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।